दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक आईएएस पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आगामी जो 22 दिसंबर का यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज 2017 में जो पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द सभी लोग जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। और मुख्य रूप से इससे पहले हम लोगों ने 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 और 2022 तथा 2023 का पीवाईक्यू जो है, यानी जो पॉलिटी सेक्शन का पीवाईक्यू जो है वो हमने कंप्लीट किया है। तो ये आज लास्ट सेशन है पीवाईक्यू का, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए उस सेशन उसके संदर्भ में, तो उसका लास्ट है। उसके बाद से हम लोग साइंस का एक जो है क्विक एनालिसिस करेंगे मुख्य रूप से, ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। और हो सके तो आपके इतिहास या और भी सारी चीज़ें जो स्टैटिक्स है उसको भी क्विक रिवीजन करना शुरू करेंगे हम लोग कल से। तो जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग चलें पीवाईक्यू की ओर। और पीवाईक्यू में हम लोग ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि इसमें से कुछ अधिकतर चीज़ें तो मैं डिस्कशन आपको कर ही दिया हूँ, वो सारे जो 3-4 वीडियो जो है उसमें। आज जो हम लोग लास्ट वीडियो का डिस्कशन करना है उसमें भी जो कुछ छूटा हुआ होगा उसका हम लोग डिस्कशन कर लें, ताकि आपका पॉलिटी जो है वह मुख्य रूप से कवर हो जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द चलिए आ जाइए और चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या पूछा हुआ था, 2017 का है। द कंसेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव फ्रॉम, मतलब ये भारतीय संविधान में जो लिखा गया है कि राज्यों का संघ है, ठीक है, यूनिटी ऑफ द स्टेट, यह संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है, यह संकल्पना कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो पहले आपको मैं दे रहा हूँ 10-15 सेकंड का समय, आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि कहाँ से लिया गया है और है क्या क्या इसमें सारी चीज़ें। ठीक है, तो पहले आप लोग आ जाइए जल्दी से जल्द, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी ही सही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका विस्तृत एनालिसिस करते हैं। क्या कह रहा था, राज्यों का संघ कह रहा था। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की अगर बात किया जाए तो राज्यों का संघ का मतलब क्या हुआ और राज्यों का संघ का वर्णन कहाँ पे दिखाई देता है। तो राज्यों का संघ का मतलब कि भारतीय संविधान में जितने ये राज्य है, स्टेट है, इन सभी, जैसे कितने स्टेट हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, इन सब से मिलकर क्या बना है, संघ बना है, इंडिया बना है। इंडिया यानी भारत संघ बना हुआ है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए तो यह जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, या दूसरी बात अगर कही जाए कि अगर न्यू स्टेट बन रहा हो तब फॉर्मेशन हो, या फिर से उसमें विलय हो जाए किसी अन्य स्टेट में, 2 या 2 से अधिक स्टेटों को अगर मर्ज करके एक स्टेट बना दिया जाए, तब भी ये सभी के सभी जो स्टेट्स होंगे, ये सभी के सभी जो राज्य होंगे, स्टेट होंगे, वह इंडिया यानी भारतीय संघ से, यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। पहला बात तो ये, जैसे यूएसए वाला देखें तो यूएसए में राज्य जो हैं, कितने राज्य हैं, जो स्टेट है वह है 50। तो यहाँ पे जो 50 राज्य हैं वह उनके समझौते का परिणाम है। क्या है, समझौते का परिणाम है। तो समझौते के परिणाम होने के कारण ये जो 50 स्टेट है, यह यूएसए के जो संघ है उस संघ से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, उससे अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो है, यानी भारतीय संविधान में देखा जाए तो भारतीय संविधान की दृष्टि से देखें तो यह राज्य जो है एक बार फॉर्मेशन होने के बाद, यानी इसमें शामिल होने के बाद फिर यह संघ से अलग नहीं हो सकता है। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि जो राज्यों का संघ जो है वो कहाँ पे वर्णन है, तो राज्यों का जो संघ जो है, जो कि भारत है, इसका वर्णन आप देखेंगे कि संविधान का जो भाग 1 है उसमें किया गया है। उसके बाद से अनुच्छेद, भाग 1 में कितने कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 1 में आप देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से लेकर आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इंक्लूडेड है, किसमें, पार्ट 1 में। ठीक है, भाग 1 में है। वैसे ही देखा जाए और कहाँ पे इसका चर्चा किया गया है, तो और जगह अगर आप देखेंगे तो इसकी चर्चा मिलती है आपको अनुसूची 1 में। किसमें, अनुसूची 1 में। तो वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कितने राज्य हो गए, तो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए।
ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब अगर बात किया जाए तो अनुसूची तो 1 में है, राज्यों का संघ भाग 1 में है। अनुच्छेद में अगर देखा जाए तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 1 में भी वर्णन है राज्यों के संघ का कि इंडिया क्या है, यूनिटी ऑफ स्टेट है, ठीक है। लेकिन यह समझौते का परिणाम नहीं है, पहला चीज तो ये हो गया क्लियर। अब आगे की तरफ अगर हम देखें तो इससे हम एक और अंदाजा निकाल सकते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है ये तो कहता है कि राज्यों का संघ है, लेकिन जो अनुच्छेद 2 है यानी आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 जो है वो क्या कहता है, वह कहता है नए राज्यों का सृजन, नए राज्यों का प्रवेश या सृजन। तो नए राज्यों के कौन से राज्य है, किस राज्य की बात कर रहा है आर्टिकल 2 में, ऐसा राज्य जो भारत के हिस्से नहीं थे, ठीक है, भारत के हिस्से कभी नहीं थे और उनको राज्य में भारत में शामिल होना हो तो क्या करेंगे, आर्टिकल 2 के प्रयोग के तहत, आर्टिकल 2 के तहत वो शामिल हो सकते हैं या राज्य में भारत के राज्य बन सकते हैं, ठीक है। एक है आगे अगर आप देखेंगे तो अगला है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 3 के तहत फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट यानी नए राज्यों का गठन या इसके नाम का परिवर्तन नए राज्यों का, या क्षेत्र का परिवर्तन या सीमा का परिवर्तन, ये सब किस में है, आर्टिकल 3 में है, ठीक है, जो पहले से ही भारत में है, जो पहले से ही भारत में है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ वैसे ही, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना या बिहार से झारखंड बना, ठीक उसी तरह से। तो यह किससे बना होगा, आर्टिकल 3 से बना होगा, अनुच्छेद 3 से। अब एक अगला आर्टिकल बच जाता है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, यानी आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यह कहता है कि जो ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे तो प्रवेश होगा नहीं, संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन जो संशोधन होगा वह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब कहेंगे कि 368 का संशोधन क्या है, तो 368 का संशोधन जो होता है इस भाग 20 में इसका वर्णन है। इसमें कहा जाता है संवैधानिक संशोधन यानी 2/3 यानी विशेष बहुमत से जो पारित होता है वह किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। लेकिन आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे, जो संशोधन किए जाएंगे, वह 368 के तहत यानी भाग 20 के तहत नहीं किए जाएंगे। तो किसके तहत किए जाएंगे, जो सिंपल मेजोरिटी होता है, सिंपल मेजोरिटी यानी जो साधारण बहुमत होता है उसके तहत क्या किए जाएंगे, पारित किए जाएंगे। अर्थात आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन होगा उसमें आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन उसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, यानी 2/3 की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो मेरा जो है हम लोग का क्वेश्चन जो था वो क्या था, मुख्य रूप से कि भारतीय संविधान में राज्यों के जो संघ की परिकल्पना है वो कहाँ से प्राप्त किया गया था, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया ही भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से लिया गया है, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन 1 के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। सारी चीजें हमने बताया ही अभी आपको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कह रहा है जैसे एक कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है, ठीक। अब आपको बताना है कि कथन सही है कि कारण सही है, और अगर दोनों सही है तो कथन का कारण जो है वो तार्किक है कि नहीं है, यानी इसी कारण की वजह से वो कथन है कि नहीं, ये बताना है आपको। तो कहा गया है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही से प्रयोग कीजिए, चुनिए। जैसे कथन में कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी किया गया है कब से, 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू है, ठीक है। भारत का अपना एक संविधान है, इसलिए भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो बताइए ये दोनों के दोनों जो कथन है वो सही है कि गलत है, बताइए बताइए। देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, ये भी सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ठीक है, भारत का भी एक अपना संविधान है, ये दोनों कथन तो सही है, ठीक है। लेकिन क्या यह जो कारण है ये तार्किक है कथन का, क्यों, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहां पर संविधान नहीं है लेकिन वह लोकतांत्रिक है, ठीक है। लेकिन जहां बहुत ऐसे देश हैं जहां संविधान तो है लेकिन लोकतांत्रिक चीजें नहीं है वहां पे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान देख लीजिए। तो
दोनों के दोनों तो सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो दोनों के दोनों सही है। कौन है? ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है। तो बी में क्या कह रहा है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आर ए की सही व्याख्या, यानी सही व्याख्या, क्या किसी देश में केवल संविधान होगा तभी वो लोकतांत्रिक देश होगा? ऐसा तो है नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न क्या है? आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यानी अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें बताना है आपको। पहला ऑप्शन है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना। कार्यस्थल पर जो महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होता है, यानी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और थर्ड है, पॉपुलेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। एंड फोर्थ है, कैपिटल पनिशमेंट। तो बताइए कौन आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बताइए। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित किससे है? यह किस भाग से संबंधित है? भाग 3 से। भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी अनुच्छेद 32 जो है, संवैधानिक उपचारों का उपचार जो दिया हुआ है, जिसको संविधान की आत्मा कहा था, किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें क्या है? उसमें निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार है, यानी और क्या है? जीवन का अधिकार। यह भी किस में है? अनुच्छेद 21 में ही है। ठीक है, आर्टिकल 21 में ही है। और अलग अलग पिटीशन के माध्यम से, जैसे मेनका गांधी जो केस हो गया वो हो गया, या फिर से अभी पुट्टा स्वामी तक जो पहुंचा हुआ केस है, ये सारी चीजें तो अलग अलग माध्यम से इसमें ऐड भी किया गया है। बहुत सारे इसका विस्तार किया गया है अनुच्छेद 21 का। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो एक चिकित्सक द्वारा घायल चिकित्सीय सहायता करना बिल्कुल शामिल है। फिर क्या शामिल है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, बिल्कुल ये भी शामिल है। ठीक, पॉपुलेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी शामिल है। लेकिन कैपिटल पनिशमेंट क्या शामिल है? इसमें नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह जो सेकेंड वाला है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, 21 वाद में जोड़ा गया, अनुच्छेद 21 में। कौन से वाद में? बताइएगा। ठीक है, तो देखिए, परमानंद बनाम भारत संघ 1998 में चिकित्सक वाला था। अनुच्छेद 14, 19, 21 तथा पानी की गुणवत्ता को दूषित करना संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। और मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, हाँ बताइए उसको। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? जैसे आपको पता है कि अमेरिका में संघीय सरकार है, संघीय व्यवस्थाएं चलती है, यानी वहाँ पे जो अध्यक्षीय शासन चलता है अमेरिका में। ठीक है, वही ब्रिटिश की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे क्या चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो भारत में जो है दोनों का समन्वय है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन कौन ऐसी विशेषताएं हैं जो अमेरिकी संविधान के बिल्कुल समान है और कौन कौन अमेरिकी संविधान के समान नहीं है। तो कौन कौन समान है ये बताना है आपको। पहला है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना। तो ऐसे ही एक चीज है कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास तो यहाँ पे है नहीं भारत में। पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा कहा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति होती है, भारतीय राष्ट्रपति के पास भी होती है। तो एक तो समान ये हो गया। अगला है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। इन मनोनीत सदस्यों का मतलब चयन करना, मनोनीत करना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से समान है विशेषताएं? बताइए कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुख्य रूप से कौन सा सही होगा? उच्च सदन में मनोनीत, उच्च सदन मतलब राज्यसभा में कितना मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति? 12 राष्ट्रपति, 12 जो है लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने क्षेत्र से होने चाहिए? 4 क्षेत्र से होने चाहिए। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। ठीक है, और लोकसभा में कितने लोगों को? 2 आंग्ल भारतीयों को। लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। कब? 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ये 2 रिजर्व जो सीटें थी इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 12 लोगों को तो मनोनीत करते हैं। लेकिन क्या अमेरिका जो है उसमें भी ऐसा ही है सिस्टम? तो ये सिस्टम तो है नहीं वहाँ पे। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है, अनुसूची 7 में शेड्यूल 7 में जिसका वर्णन है, जिसको पावर ऑफ जो है मुख्य रूप से शक्तियों को बंटवारा है जिसमें पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या क्या है?
संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और एक अवशिष्ट। तो केंद्र के पास तो है, लेकिन क्या अमेरिकी जो सिस्टम है, अमेरिका जो अध्यक्षीय जो शासन है अमेरिका में, उसके समान है ये भी नहीं है। तो एक हमसे क्या कह रहा था, विशेषताएं कौन समान है, तो एक ही विशेषता समान है, कौन, राष्ट्रपति के पास जो है पॉकेट विटो का होना। तो कौन सा ऑप्शन सही था, केवल 3। तो केवल 3 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में समानता असमानता दौर चाहिए, क्योंकि भारत में दोनों तरह से, अमेरिका से भी कुछ सिस्टम और कुछ मुख्य रूप से पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे है, कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। तो जहाँ भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, वही अमेरिका में कहाँ पे है, राजनीतिक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों में निहित होती हैं। ठीक है, भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनेक 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, लेकिन वहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है। ठीक, कुछ और भी समानताएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन, संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्ति, राष्ट्रपति का सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होना, ये सब भी शक्तियां यहाँ भारत में भी है और अमेरिका में है, इक्वल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम की बात कर रहा है। कोरम कितनी है, कुल सदस्य संख्याओं का 6ठा भाग, कुल सदस्य संख्याओं का 10वां भाग, कुल सदस्य संख्याओं का 4था भाग, कुल सदस्य संख्याओं का 3रा भाग। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए क्या होगा, गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होगी। ठीक है, तो कोरम क्या होता है पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये राज्यसभा है और ये है लोकसभा, सदन, संसद के 2 सदन है। अब इसमें टोटल जो सदस्य चुन के जाते हैं 552, हालांकि 552 में 2 घटा दीजिए, 104वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, यानी हुए कितने, 550। कितने हुए, 550 सदस्य, टोटल मेंबर कितने हुए, 550 हुए। अब इसमें गणपूर्ति या कोरम का मतलब क्या होता है, जैसे गणपूर्ति या कोरम, जैसे आप सेशन क्या करना है, स्टार्ट करना है, यानी सत्र स्टार्ट करना है, यानी सत्र चलाना है। तो सदन को चलाना अगर हो तो कैसे चलेगा, उसमें मेंबर रहेंगे तभी तो चलेगा, तभी तो किसी पॉइंट पे डिस्कशन हो सकता है। जैसे अगर क्लास चलानी हो और क्लास में टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए और बच्चे हो ही ना, क्लास में टीचर आ जाए पढ़ाने के लिए और बच्चे हो ही ना, तो किसको पढ़ाएगा, व्हाइट बोर्ड को तो पढ़ाएगा नहीं, या कुर्सी बेंच को तो पढ़ाएगा नहीं। तो उसके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया संविधान में क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। एंड जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी संसद के जो सदस्य हैं, उनके लिए निर्धारित की गई है कि जब संसद का सेशन जो है कब चलेगा, सदन कब चलेगा, तो सदन तभी चलेगा जब गण पूर्ति हो, यानी जब कोरम पूर्ति हो। कोरम पूर्ति समझ गए, यानी इतने कम से कम स्टूडेंट, मतलब इतने कम से कम मेंबर आएंगे तभी सेशन को चलाया जाएगा, अन्यथा नहीं चलाया जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं, 2 लोग रहेंगे तो क्यों नहीं चलाया जाएगा। उसका कारण यह है कि जब 2 लोग होंगे, अगर एक ही पार्टी के हों तो क्या डिस्कशन करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे। तो मजाक तो चल नहीं रहा है, कोई गंभीर मुद्दे हैं या जो कोई मुद्दा है उस पर बहस करने के लिए सदन चलाया जाता है, सदन चलाया जाता है, सदन चलता है, या पूछताछ किया जाता है, उस पर बहस होती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, गणपूर्ति निर्धारित किया गया है संविधान में। मिनिमम क्राइटेरिया जो है एक निर्धारित की गई है, जो कितना, कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य संख्या का कितना, 1/10 निर्धारित किया गया है। यानी 1/10 अगर मेंबर्स उपस्थित नहीं होते हैं
तो गण पूर्ति नहीं हो पाती है और सेशन तब नहीं चलेगा, सदन नहीं चलेगा। तो इसके संदर्भ में भी क्या होता है, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो अपनी अलग अलग जो भी पार्टियां होती है, जैसे मान लीजिए XYZ कोई पार्टी है सदन में है, इन सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी एक व्हीप जो है नियुक्त करती हैं। क्या करती हैं, अपने अपने व्हीप एक नियुक्त करती हैं। संविधान में व्हीप का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। तो व्हीप एक मुख्य रूप से नियुक्त करती हैं और इस व्हीप के जरिए क्या करती हैं, जो क्या करता है, पार्टी की जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्शन देता है और इनके जरिए क्या होता है, सदन में सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाती है, चाहे वोटिंग हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें। तो कितने सदस्य होने चाहिए, कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 हो, तो 1/10 यानी टोटल संख्या है कितना, तो है संख्या आप देख रहे हैं 550, ठीक है। तो 550 का अगर हम 1/10 निकाल लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 55। यानी लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होंगे तभी जाके सेशन चलेगा, तभी जाके सदन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो सदन की कार्रवाई शुरू करने के लिए जो न्यूनतम क्राइटेरिया है, न्यूनतम जो संख्या है, मिनिमम जो संख्या है, नंबर है सदस्यों का, वो कितना होना चाहिए, लोकसभा के लिए 55 होना चाहिए। यानी ऐसे ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कुल सदस्य संख्या का कितना 1/10। अब इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो इसका वर्णन किया गया है आपका आर्टिकल 100 में, इसके सब क्लास जो 3 है उसमें आर्टिकल 100 में है। तो 100 में गणपूर्ति है या कोरम पूर्ति है। वैसे राज्यसभा के लिए भी है। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, 245, कितने 245, ठीक है। तब इसका 10% अगर आप निकालेंगे, 1/10 अगर निकालेंगे 1/10 तो कितना होगा, लगभग मान लीजिए 240 या 250 के आसपास। तो 250 के आसपास अगर निकालते हैं तो 1/10 कितना होगा, लगभग 25 होगा, ठीक है। तो मिनिमम क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो मिनिमम क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वह राज्यसभा में कम से कम कितना होगा, तो राज्यसभा में कम से कम याद रखिएगा 25 मिनिमम, ठीक है। यानी कुल सदस्य संख्या का 1/10। और लोकसभा में अगर बात किया जाए तो 1/10 यानी कम से कम कितना 55, ठीक है। इतने लोग रहेंगे तो सदन मतलब सेशन चलेगा, यानी संसद का सदन चलेगा, ठीक है। तो राज्यसभा में याद रखिएगा कितना 25 और लोकसभा में कितना 55। कौन सा अनुच्छेद 100 है और कितना कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 नहीं, दोनों का संयुक्त रूप से नहीं। इस सभा है, राज्यसभा है जो अपर हाउस है, उसके जितना सदस्य हैं उनका कितना 1/10, ठीक। वैसे ही इसमें लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका कितना 1/10, ठीक ना। इस चीज को भी याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कुल सदस्य संख्याओं का, सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग, 1/10वां भाग, कितना भाग 1/10वां भाग। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कोरम या गणपूर्ति न्यूनतम संख्या होती है जो उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है या संचालित होता है। पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा होता है। ये भी याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी समेत होता है, यानी लोकसभा के स्पीकर या जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे उनके समेत, ठीक। तो लोकसभा में कम से कम 55 और राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य 25 होने चाहिए, ठीक। अगर इतने नहीं होते तो क्या होता है, संसद का सदन को क्या होता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है गणपूर्ति न होने पे, ठीक ना। और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिस पे स्थगित कर दिया जाता है। जैसे संसद का जो सेशन नहीं चल पा रहा है, नहीं सही से चल, मतलब किसी मुद्दे पे चर्चा नहीं हो पा रही है, ठीक है, हंगामा हो गया, तो उस समय भी क्या होता है, पीठासीन अधिकारी पोस्टपोन कर देता है, ठीक, स्थगित कर देता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। इसको वही याद कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है जो सीट है उसे वहां से। तो किस राज्य में कितने सीट हैं राज्यसभा से, इसका आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जैसे गुजरात के आगे दिया है 9, कर्नाटक के आगे दिया है 11, केरल के आगे दिया है 12 और उड़ीसा के आगे दिया है 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गुजरात के कितने 11 है, कर्नाटक के कितने 12, यानी गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11, कर्नाटक में 12, यानी ए का 2 बी का 3। ए का 2 और बी का 3 कहाँ है, तो यस ऑप्शन में है। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 2 3 1 और 4, सी ऑप्शन सही होगा इसका, 2 3 1 4, यानी सी का क्या होगा, तो
सी का आप देखेंगे केरल में कितने 9 और उड़ीसा में कितने 10। ठीक, ये सब राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ पे, गुजरात में 11 है, कर्नाटका में 12 है, केरल में 9 है, उड़ीसा में 10 है। ठीक, वैसे लोकसभा में देखा जाए तो गुजरात में 26, कर्नाटका में 28, केरला में 20 और आपके उड़ीसा में 21 है सदस्यों की संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो प्रोटेम स्पीकर है सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी स्पीकर होता है, सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है, किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है तो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, दूसरा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, चौथा पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। देखिए हम लोग पहले इस पर डिस्कशन कर लें थोड़ा सा कि प्रोटेम जो स्पीकर है कौन, प्रोटेम स्पीकर कैसा स्पीकर होता है, टेम्पररी स्पीकर होता है। टेम्पररी स्पीकर होता है। आप बोलेंगे आपकी टेम्पररी स्पीकर क्यों होता है, तो देखिए ऐसे तो स्पीकर की नियुक्ति होती नहीं है, पहला चीज तो ये है स्पीकर की नियुक्ति तो होती नहीं है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर जो होता है इसकी नियुक्ति होती है भाई, इसकी नियुक्ति होती है। अब कहोगे कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं प्रोटेम स्पीकर की। अब आप बोलेंगे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों होती है, कारण क्या है, तो होती इसलिए है कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा है, क्या नवनिर्वाचित जो लोकसभा है उनके जो मेंबर्स आए होते हैं, उनके सदस्य जो आए होते हैं, उन सदस्यों को क्या करने के लिए, पहला चीज ओथ दिलवाने के लिए, मतलब शपथ दिलवाने के लिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया क्लियर, शपथ दिलवाने के लिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए, आखिर सेशन है और पूरे नए लोग आए हैं, लेकिन मतलब 550 लोग मान लीजिए चुन के आ गए हैं, 550 के 550 चुन के आ गए हैं, इलेक्शन होके इनका आ गया है। जब ये चुन के आ गए हैं, निर्वाचित होके आ गए हैं, तो सदन में जब बैठेंगे तो कोई एक अधिकारी होना चाहिए, कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जो इन दोनों के बातों को, यानी दोनों सेशन को क्या करे, चलाए। सेशन को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, तो वह जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा, प्रोटेम स्पीकर होगा। क्यों, क्योंकि उस समय जब नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन हुआ रहेगा चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद, तो उस समय अभी लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति तो हो ही नहीं रही होगी, यानी निर्वाचन तो हुआ नहीं रहेगा। तो उस सेशन को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति तो चाहिए, तो टेम्पररी रूप से किसको, एक व्यक्ति को। कौन सा व्यक्ति यह होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह सामान्यतः देखिए संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है, संविधान में इस पद का वर्णन नहीं है, लेकिन सामान्यतः संसदीय नियमों में ऐसा कहा गया है। सामान्यतः क्यों, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, अब कहेंगे कहाँ का, लोकसभा का, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है उनको क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है, तो प्रेसिडेंट। कौन, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ठीक है, और इनका ओथ भी कौन दिलाते हैं, ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। शपथ मतलब कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। अब इनका काम क्या है, मैंने बताया, तो इनका काम क्या है, इनका मुख्य रूप से आप देख रहे होंगे कि काम है नवनिर्वाचित जो लोकसभा है, नवगठित जो लोकसभा है उसके सदस्यों का शपथ दिलाना, पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य इनका क्या है, दूसरा कि अध्यक्ष का, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, इसके चुनाव का डेट कौन फिक्स करता है, चुनाव का डेट कौन फिक्स करता है, तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब कहेंगे कि ये तो ही है, तो क्या जरूरत है, क्योंकि ये टेम्पररी है। अब कोई एक व्यक्ति, जब कोई लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाएगा तो फिर इनका कार्यकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें भी मदद करने का काम करते हैं। ठीक है, अब चुनाव होता कैसे है लोकसभा के स्पीकर की अगर बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर की चुनाव का तारीख तो प्रेसिडेंट तय करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब सदस्यों का ओथ हो जाता है, यानी शपथ हो जाता है, उसके बाद से जब चुनाव तारीख तय करते हैं, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा तय किया जाता है अध्यक्ष के चुनाव के लिए, तो उस दिन अध्यक्ष के चुनाव के लिए पहले एक विपक्ष और पक्ष दोनों से क्या होते हैं, उम्मीदवार उठते हैं। अब जिस भी व्यक्ति को ज्यादा मत मिलते हैं, ज्यादा सपोर्ट मिलता है, वो क्या बन जाता है, स्पीकर बन जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः स्पीकर वही बनता है जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है।
वही उसी उसी के ओर से कोई स्पीकर बनता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन इसलिए बन जाता है, उसका कारण यह है कि उस पार्टी की लोकसभा में सदस्य संख्या ज्यादा है, और बनता है तो ये 2/3 4/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं, 50% +1 चाहिए, बस बन जाएंगे। तो अध्यक्ष बन गए। अब यह जो अध्यक्ष जब बन जाता है, इस कोई लोकसभा स्पीकर जैसे ही बन गया व्यक्ति, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वो समाप्त हो जाता है, ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। इसीलिए इनको टेम्पोररी स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, लोकसभा स्पीकर तय करते हैं तारीख किसका, डिप्टी स्पीकर का, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव का। तब क्या होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो सामान्यतः तो ऐसे कहा जाता है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष जो होते हैं विपक्ष के ओर से होता है। ठीक है, ऐसा मानता कहा जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर आपने देखा क्या है, टेम्पोररी एक स्पीकर होता है, और सबसे वरिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ का मतलब एज नहीं, ये भी याद रखिएगा, वरिष्ठ का मतलब एज नहीं, आयु नहीं देखा जा रहा है। वरिष्ठ का मतलब जितनी बार ज्यादा जीत कर आए हैं, कितनी ज्यादा बार वो जीत के आए हैं, सदस्य रह चुके हैं कितने कार्यकाल के लिए। ठीक है, यह इसमें वरिष्ठतम देखा जाएगा। तो और ये बाध्यता भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो 18वीं लोकसभा में उसमें हम लोगों ने देखा कि जो कांग्रेस के एक लीडर थे जो वरिष्ठतम सदस्य थे, लेकिन उनको नहीं रखा गया प्रोटेम स्पीकर के रूप में, दूसरे व्यक्ति को रखा गया। तो ऐसा कोई बाध्यता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा एक मैकेनिज्म है। ठीक, तो प्रोटेम स्पीकर क्या है, टेम्पोररी स्पीकर है, इसको आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न की तरफ। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आप बताइए। आप पहला है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, नहीं, पिछली लोकसभा के अध्यक्ष तो है नहीं, होगा ही नहीं। दूसरा कह रहा है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवनिर्वाचित लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। ठीक ना, हाँ, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख उतना नहीं है, यानी कहीं उल्लेख नहीं है। ऐसे एक मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि जैसे मैंने बताया कि कोई तो एक व्यक्ति होना चाहिए ना पीठासीन। ठीक, चलिए, तो ये मैंने बताया ही, सुना जाता है राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां, सारी चीजें प्राप्त होती हैं, बशर्ते इनका कार्यकाल कम होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक, जैसे अध्यक्ष चुन लिया जाता है, वैसे प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अल्पकालिक होता है, टेम्पोररी होता है। ठीक, ये मैंने बताया ही। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन, बताइए। तो सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और लोकसभा क्या है, लोअर हाउस है। दूसरा चीज, राज्यसभा जो है उसके बारे में अगर देखेंगे तो एक कभी भी विघटन इसका नहीं होता है, और इसका तो विघटन हो ही जाता है। ठीक है, दूसरी चीज देखा जाए, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इसमें सामान्यतः इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी इसका विघटन हो सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, बताइए। 1952 में, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक, ये स्टैटिक्स है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। 13 मई पहली बैठक हुई थी 1952 को। अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी। ये आपको पता ही है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह तो वास्तव में क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ना ही वो राज्यसभा का होता है, ना ही लोकसभा का। उसको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है उपराष्ट्रपति को, तो ये मैं बता दूं, उसके इम्पीचमेंट के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज, उसको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कहाँ पे लाया जाएगा हटाए जाने का प्रोसेस, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। वही प्रेसिडेंट के संदर्भ में अगर हम देखें तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, उनको हटाए जाने का जो प्रस्ताव है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। तो 12 सदस्यों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। 238 का क्या होता है, चुनाव होता है राज्यों से। ठीक, और संघ शासित प्रदेशों से। और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक ना, हाँ, डायरेक्ट जनता नहीं देती है, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो उसमें जाके वोटिंग करता है, और अनुपातिक प्रणाली द्वारा भी होती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है।
यानी संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार किसमें है? आर्टिकल 105 में सामूहिक विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग। दूसरा है द राइट ऑफ रेगुलेट द इंटरनल एंड संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस, साक्षी के रूप में उपस्थित से स्वतंत्रता। और चौथा है अपरिचितों को सदन से बाहर रखने के विशेष अधिकार। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? सामूहिक विशेष अधिकार में कौन सा ऑप्शन सही है? मतलब कह रहा है कि सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। कौन सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है? तो फ्रीडम तो ही है, चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता बिल्कुल है। उसके बाद से संसद के आंतरिक विषयों का संचालन का अधिकार ये भी है। फिर अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का भी विशेष अधिकार इनके पास है, लेकिन यह नहीं है, सामूहिक विशेष अधिकार नहीं है। साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, ठीक है, यह सामूहिक में नहीं आएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। तो 105(3) में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। और क्या शामिल है? जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो उन्हें कोई भी न्यायिक गवाही आदि जारी करने के लिए समन से छूट है, नहीं समन किया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो यह कैसा अधिकार है? व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। ठीक, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं था, इसलिए क्या हो गया? ये गलत हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यपाल को हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यानी राज्यपाल जो गवर्नर होता है वह हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार उसको नहीं है। दूसरा, वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा कह रहा है कि उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है और कूट का प्रयोग करना है कि कौन कौन से इसमें से आपको दिया गया जो कथन है वो सही है, ये आपको बताना है। कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। तो देखिए, पहला क्या था? राज्यपाल को हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करती है? कॉलेजियम करती है। कौन? कॉलेजियम। और कॉलेजियम में कितने लोग? एक जो होते हैं सीजीआई और दो जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं, सीनियर मोस्ट जजेस। और यह किसी एक नाम को रिकमेंड करती है कॉलेजियम, और यह जब जिस नाम को रिकमेंड करती है उस संबंधित राज्य के जो गवर्नर होता है उससे कंसर्न किया जाता है। ठीक है, और कंसर्न करने के बाद सीधे जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? इनको अपॉइंट करता है। तो अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये तो सही कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। कौन करता है? वो तो राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। तो ये तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। संसद के कितने अंग हैं? तो आप देखे होंगे संसद के मुख्य रूप से 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग हैं? तो एक है राष्ट्रपति, एक है राज्यसभा, और एक क्या है? लोकसभा, है ना। इसका 79 में है, इसका 80 में है, और इसका 81 में, अनुच्छेद में। ठीक वैसे ही राज्यों में जो विधानमंडल है, राज्यों में क्या है? लेजिस्लेटिव जो है विधानमंडल, वह किससे मिलकर बना होता है? जहां पे द्विसदनी व्यवस्था होती है वहां पे राज्यपाल, विधान परिषद और कौन? विधानसभा। ये 3 चीजों से मिलकर क्या बना होता है? आपका स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है, यानी राज्य का जो विधानमंडल है वो बना होता है। लेकिन ये जो दूसरा नंबर वाला है ना, विधान परिषद, ये सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 ही राज्यों में है। वो कौन कौन से है? यूपी है, बिहार है, फिर यूपी बिहार के बाद आप चले जाएंगे तो कहाँ पे? महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र के बाद से कौन सा है? कर्नाटक है, फिर कर्नाटक के बाद से अगर आप चलेंगे तो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद से अगर आप चलेंगे तो सीधे क्या है? तेलंगाना है। ये 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी सभी राज्यों में नहीं है। ठीक है, तो टोटल 28 में से कितने? मात्र 6 राज्यों में द्विसदनात्मक है। तो कहीं कहीं जहां पे द्विसदनात्मक होगा वहां पे तीनों से मिलकर विधानमंडल बना होगा, और जहां पे
एक सदनात्मक व्यवस्था होगी, वहां पे कहा किससे किससे मिलकर बना होगा, तो वहां पे मिलकर बना होगा विधानसभा और राज्यपाल, इन दोनों के मिलने से बनना होगा क्या, विधानमंडल। इन दोनों के मिलने से क्या बना होगा, विधानमंडल बना होगा। ठीक है, तो तो क्या हुआ, तो पहला तो आपको सही है। ठीक है, दूसरे की बात की जाए, विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो हमने देखा है विधानमंडल का तो हिस्सा है, तो दूसरा गलत हो गया। तो दूसरा कहाँ कहाँ है देखिए गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा और यह तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो 3 में देखिए क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हाँ, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है उनको। ठीक है, राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। ठीक ना, विधान परिषद में। और विधानसभा में एक, वो तो हट गया अब 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कह रहा है उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक, तो कौन सही था, 1 और 3 सही था। ठीक, इसको मिला लीजिएगा। तो 1 और 3 जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें। तो अनुच्छेद 168 के अनुसार क्या होता है, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का भी क्या है, हिस्सा है। ठीक, ये सारी चीजें हमने देखा ही। आगे चल दिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा। 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, असीमित काल तक। कौन सा आंसर इसका होगा, ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। मतलब कह क्या रहा है, कह रहा है कि जैसे राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है या स्टेट लेजिस्लेटिव के पास है। लेकिन कोई राष्ट्रीय हित में अगर विधि निर्माण करना हो तो राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र जो है यानी संघ जो है वह कानून बना सकता है। तो राज्यसभा में, लेकिन वहां पे पहले शुरुआत कहाँ पे वो बिल आएगा, राज्यसभा में आएगा। तो अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई बिल पारित हो जाता है जो राज्य सूची के विषय का हो, भले ही राष्ट्रीय हित में हो, और उसके बाद से केंद्र सरकार उसको पारित कर रही हो, तो वह बिल, वह विधेयक अधिकतम कितने दिन तक रहेगा। पहला है 6 माह से अधिक नहीं, ये तो गलत है। दूसरा कहा है 2 वर्ष से अधिक नहीं, कितने वर्ष तक रहता है, 1 वर्ष से अधिक तक नहीं रह सकता हो, 1 वर्ष तक रहता है। लेटेस्ट कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, तो 249 के तहत मैंने बताया कि राज्य सूची के विषय पे, और ऐसे पारित होने पर कितना रहेगा, 1 साल के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, कौन से सरकारी आयोग के सदस्य थे। तो सरकारी आयोग के सदस्य कौन थे बताइए। पहला है बी शंकर, दूसरा है के हनुमथनैया, तीसरा है एस.आर. सेन, चौथा है ओ.बी. अलगेसन। कौन थे सरकारी आयोग जो बना था केंद्र राज्य संबंध पे, केंद्र राज्य संबंध पे किस पे बना था सरकारी कमीशन, यह बना था केंद्र और राज्यों के संबंध से रिलेटेड पहला कमीशन था और बना था 1983 में। ठीक है, सरकारी आयोग। ठीक है, तो इसको पूछ रहा है कौन सदस्य थे इसके, तो डॉक्टर एस.आर. सेन है, ये भी स्टैटिक्स है। ठीक ना, एस.आर. सेन। हाँ, पुंछी आयोग भी बना था, 2007 में बना था, 2007 में पुंछी आयोग 2007 में बना था। तो ये क्या है, डॉक्टर एस.आर. सेन। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखिए, तो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आर.एस. सरकारिया, इन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी सरकारी आयोग। जो कैसी कमेटी थी, 3 सदस्यीय आयोग थी, तीन सदस्य थे, उसमें कौन कौन थे ये भी याद रखिएगा। अन्य 2 सदस्य बी शिव रमन थे और डॉक्टर एस.आर. सेन थे, ये 2 लोग और थे इसमें। यह अंतिम रिपोर्ट अपना कब पेश किया था सरकारी आयोग ने, 1987 में, और आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया इसका आधिकारिक इसका सार। ठीक है, और आयोग ने क्या किया था, तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 247 सिफारिश रिकमेंडेशन प्रस्तुत की थी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकृत है, यानी अंतर्राज्यीय परिषद गठन कौन करता है, कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कौन करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 के तहत। कौन करता, कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1983 सरकारी आयोग, ये सारी चीजें थी।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है कह रहा है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्य रूप से लक्षण क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन जैसे आपका दिया हुआ है, यह एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा है कि 5 क्षेत्रीय जो परिषद है उनकी स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 है उसके अंतर्गत किया गया है 7वां संवैधानिक संशोधन के तहत। तीसरा है कि यद्यपि चंडीगढ़ जो है राज्य नहीं है, यूटी है, फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया इसको। और चौथा, यह एक परामर्शदायी संस्था है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन जो है क्या कह रहा है? गलत है। कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है? तो कौन सा गलत है? पहला कह रहा है क्या यह एक संवैधानिक संस्था है? नहीं, इसकी स्थापना एक एक्ट के तहत हुई थी, 1956 का एक्ट अधिनियम के तहत। तो जो जिसकी स्थापना एक्ट के तहत होती है वो क्या होता है? सांविधिक संस्था होता है। क्या होता है? सांविधिक संस्था होता है, सांविधिक निकाय होता है। तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमसे गलत पूछा था तो गलत क्या होगा? पहला। बाकी देखिए इसमें क्या है कि 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं, बिल्कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन है? उत्तरी है, दक्षिणी है, उसके बाद से मध्य है, उसके बाद से पश्चिमी है और एक पूर्वी है। ठीक है, उसके बाद से देखा जाए चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, बिल्कुल सही है। और एक कैसा निकाय है, कैसा संस्था है, कैसा है? एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसका? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक, तो मैंने बताया ही कि उत्तरी है, मध्य है, पूर्वी है, पश्चिमी और दक्षिणी है। 5 जोनल है काउंसिल, 5 जोनल काउंसिल है भारत में। ठीक, तो वो इसको याद रखिएगा। कौन सा एक्ट था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसका किया गया था ये सारी चीजें। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? एक अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन क्या है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसका क्षेत्र, उसकी एरिया सीमित है। दूसरा कह रहा है, कारण कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, इसीलिए न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र जो है सीमित है। बताइए कारण और जो कथन है वो दोनों सही है या दोनों गलत है? अगर दोनों सही है तो क्या कारण का उचित अभिकथन या उचित अभिकथन जो है वह इस कारण पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है, ये बताना है। पहला है ए और बी जो है दोनों सत्य है, यानी कथन और कारण दोनों सत्य है। और लेकिन कथन का जो है कारण बिल्कुल सेटिस्फेक्शन करता है, स्पष्टीकरण करता है। दूसरा है ए और बी दोनों सत्य है लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं करता। देखिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र भी सीमित है, सही है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की भी वस्तुएं हैं। अब क्षेत्र सीमित न्याय, आप कहेंगे जुडिशियल रिव्यू कैसे सीमित है? जैसे अगर धन विधेयक से रिलेटेड हो गया तो वहां पे सदन जो है, सदन की जो भी कार्रवाई हो रही है उससे संबंधित जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी सही है और यह भी सही है, लेकिन यह एक दूसरे के क्या स्पष्टीकरण है? नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर संपादित होती है और अमेरिका में देखा जाए तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन होती है। तो अमेरिका में जो न्यायिक पुनरीक्षण होता है किसी भी चीज पे किया जा सकता है, लेकिन भारत में भारतीय जो पुनरीक्षण है उसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। ठीक, इसको याद रखिएगा। और नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिक शक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है अमेरिका संविधान से तो अलग अलग देशों से बोरिंग किया गया था। ठीक, इसलिए अगला प्रश्न देखिए, यह भी ठीक वैसे ही है। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि आदर्श आचार संहिता जो है को संसद ने अधिनियमित किया था, यानी मुख्य रूप से यह संविधान में नहीं था, संसद ने क्या किया है? अधिनियमित किया है, बनाया है इसको आदर्श आचार्य संहिता को। संसद पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ एक मैकेनिज्म है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दल जो है वह आदर्श आचार संहिता का उनका पालन करना होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन सी सही होगा। पहला तो सही है लेकिन दूसरा जो है वह असत्य है। और क्यों असत्य है मुख्य रूप से? तो देखिए आमतौर पर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले क्या करता है? मतदाता सम्मेलन जो होता है उसमें चुनाव की घोषणा करता है। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों पर चुनाव में क्या हो जाता है? आचार संहिता लग जाता है। और आचार संहिता जब लग जाता है तो चुनाव प्रचार के दौरान जो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वह उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जो आचार संहिता लागू किया गया है उसका क्या किया जाए, अनुपालन करें। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ देखिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, संवैधानिक संशोधन से संबंधित दिया हुआ है प्रश्न। तो बताइए, पहला इधर था न्यायिक जो पुनरीक्षण का शक्ति का परिसीमन है, यानी जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, 61वां संवैधानिक संशोधन। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, कब हटाया गया, 42वां, 38वां या 44वां। तीसरा है मताधिकार की आयु 21 से घटा के 18 कर दी गई। और चौथा है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये तो बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। जिसमें अगर देखा जाए संपत्ति के अधिकार को, तो बी का कौन सा होगा, आपका चौथा होगा। 44वां संवैधानिक संशोधन 21 से 18 किया गया, तो ये सी का हो गया। ठीक है, उद्देशिका वाला जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया, तो ये डी हो गया। और यह न्यायिक पुनरीक्षण का जो शक्ति का परिसीमन किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 38वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था। हालांकि इसको हटा दिया गया, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो कौन कौन सा आया ऑप्शन, सी का पहला, ए का चौथा। तो ए का चौथा कहाँ है, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ए का पहला ए भी नहीं है, ए का दूसरा ए भी नहीं है, ए का तीसरा ए भी नहीं, ए का चौथा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए का चौथा, बी का पहला है क्या, बी का, ए का, सॉरी ये भी गलत है, देखिए 1 मिनट, देखिए ए का तीसरा है ना यहाँ पे, देखिए ए का क्या है, तीसरा है, तो ए का तीसरा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी सी ऑप्शन सी होगा आपका। ठीक है, बी का चौथा, ठीक है बी का चौथा, सी का पहला, सी का पहला हो जाएगा, और डी का दूसरा, तो डी का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि न्याय पुनर्विलोकन जो है, यानी न्यायिक पुनरीक्षण जो है शक्ति का परिसीमन कब किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 38वां या 42वां भी उनके ही के द्वारा किया गया था। 44वां जो है मुख्य रूप से मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था, और ये 61वां है जिसमें एज घटा के 1989 में मतदान देने का उम्र 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी सही हुआ आपका। ठीक, तो ये मैंने बताया ही। आगे चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ। कह रहे भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या उपलब्धि है, यानी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या दिया गया है, क्या उपबंध है इसमें तृतीय अनुसूची में। तो पहले हम लोग देखेंगे शेड्यूल 3 के बारे में। किसके बारे में, शेड्यूल 3 यानी अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, सदस्यों के मुख्य रूप से शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात किया गया है, कौन किसको ओथ दिलवाएगा। जैसे राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनता है तो ओथ कौन दिलवाते हैं, मुख्य रूप से सीजीआई जो होते हैं वो, सीजीआई अगर बनता है तो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। दूसरी बात, अगर मंत्री परिषद में मंत्री जो बनते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। उसके बाद से देखा जाए अगर जो प्रधानमंत्री कोई बनता है तो उसको ओथ कौन दिलवाते हैं, तो वो भी दिलवाते हैं, कौन, प्रेसिडेंट दिलवाता है। उसके बाद से अगर कहा जाए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट दिलवाता है। ठीक है, वैसे राज्यों में देखा जाए जो गवर्नर होता है उनको ओथ कौन दिलाता है, तो मुख्य रूप से शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं वो। वैसे ही अगर देखा जाए गवर्नर जो है, मुख्यमंत्री जो है यानी मंत्री परिषद जो है उसको भी क्या करते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं। तो वही ऑप्शन है संबंधित। पहला क्या कह रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है, ठीक, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का भी प्रारूप इसमें है, ठीक है, सही बात है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें दिया गया है, ठीक है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है क्या इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा तो सही है, चौथा बताइए, चौथा बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। देखिए इसका डिफिनेशन मुख्य रूप से कौन कौन सा है, मंत्री हैं, मंत्रियों की गोपनीयता का, या संसद के जो निर्वाचन जो सदस्य होते हैं उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, राज्य के मंत्री के लिए, या फिर से देखा जाए विधानमंडल के निर्वाचन या राज्य विधानमंडल या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो है, या राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप जो है वह किसमें है, 33 अनुसूची में न होकर भाग 5 में अनुच्छेद जो 60 है उसमें दिया गया है। तो एक एक्सेप्शन था इसमें, इसको याद कर लीजिएगा। जो राष्ट्रपति का जो है शपथ वह किस अनुसूची में है, अनुसूची मुख्य रूप से भाग देखा जाए भाग 5 में है, और आर्टिकल देखा जाए तो अनुच्छेद 60 में है। तो ये अनुसूची 3 में ये नहीं आता है, अनुसूची 3 के दायरे में राष्ट्रपति का शपथ नहीं आता है। बाकी संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ है, उच्चतम न्यायालय वाला जो न्यायाधीश है उनके जो शपथ है उसका वर्णन है, संघ के मंत्रियों का जो है शपथ वो है, ये सब है, लेकिन ये वाला नहीं है। तो इसको देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये रहा आपका
आज का PYQ। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छी तरह से। मैंने जितना भी पिछले क्लास में जो चीज़ें छूटी थी उसको मैंने कवर कर दिया है, ताकि पूरा पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका कवर हो जाए आपके UPPCS के एग्ज़ाम के लिए। बाकी स्टैटिक्स है वो आप कहीं से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।